बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज 15 सितंबर है और आज के दिन की अहमियत ये है कि रियासत जूनागढ़ के सॉवरन हुक्मरान नवाब मोहब्बत ख़ान जी ने पाकिस्तान के सॉवरन हुक्मरान गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इल्हाक़ की दस्तावीज़ के ऊपर दस्तखत किए और जो उस वक्त का कानून था जिसको 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं, उस एक्ट की रूह से रियासत के पास ये इख्तियार था कि वो चाहे तो आज़ाद हो जाए, चाहे तो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो उसमें जो रियासत हैदराबाद थी, सिर्फ़ उन्होंने तीसरा हक़ इख्तियार किया कि उन्होंने आज़ादी को इख्तियार किया और बाकी रियासतें जो थीं, जो इंडियन टेरिटरी में आती थीं, उन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक़ किया और जो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर आती थीं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। कुछ रियासतें ऐसी थीं जो साहिली इलाक़ों की रियासतें थीं, या जो रियासतें जैसे कश्मीर है, मतलब बॉर्डर्स के दरमियान में आती थी, तो उन्होंने जो फ़ैसले किए उनके बारे में कुछ न कुछ तनाज़ात पैदा हुए, जिनमें एक जो इशू था वो मसला जूनागढ़ का था कि जूनागढ़ जो था ये पाकिस्तान के साथ गो के इसका ज़मीनी राब्ता तो नहीं था, लेकिन ये तकरीबन हमारे साहिली जो सिमत बनती है उसमें ये पाकिस्तान और इसका तकरीबन समंदर के ज़रिए 200 समुद्री मील का फ़ासला था। तो कायद आज़म को भी ये बात बड़ी वायबल लगती थी। नवाब जूनागढ़ सर मोहब्बत ख़ान जी की भी यही ख्वाहिश थी कि जो जूनागढ़ है इसको पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ इसका किया जाए, चूँकि वो सॉवरन थे और सॉवरन के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग है कि सॉवरन के जो फ़ैसला है वो एक दूसरे सॉवरन के साथ जब वो मिलके करता है तो उनकी एक इंटरनेशनल लेजिटिमेट हैसियत होती है। तो ये इस तरीके से एक इंटरनेशनल लॉ के तहत और उस वक्त का जो यहाँ पे कानून साजी हो रही थी उसके तहत बिल्कुल बहुत मुनासिब, बहुत मौज़ू और ऐन कानूनी फ़ैसला था। लेकिन चूँकि आपके इल्म में होगा कि जो सोमनाथ का मंदिर है वो जूनागढ़ के अंदर था और उसके अलावा बहुत सी ऐसी सेंसिटिविटीज़ थीं और ख़ास तौर पे जो इंडिया की एग्रेसिव पॉलिसी थी वो यही थी कि वो ज़बरदस्ती रियासतों के ऊपर कब्ज़ा उस वक्त कर रहे थे। कश्मीर के अंदर भी उन्होंने इसी तरह की ज़बरदस्ती की, चूँकि जो हमारे इसमें एक जो बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि जिस वक़्त हमारी जो तकसीम हुई उसमें जो हमारे आपस में असासे थे वो गैर मुनसिफ़ाना तौर पे तकसीम किए गए, यानी जो परसेंटेज पाकिस्तान की या जो हिस्सा पाकिस्तान का फाइनेंसेस में बनता था वो फाइनेंसेस नहीं दिए गए, जो हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का बनता था वो नहीं मिला, जो हिस्सा उसके अलावा मिलिट्री ताकत का बनता था वो नहीं मिला। तो पाकिस्तान ने शुरू में बहुत मुश्किलात का सामना किया। इसके बरक्स चूँकि गैर मुनसिफ़ाना तौर पे ज़्यादा हिस्से सारे हिंदुस्तान को मिले, तो उसने अपनी मालियात को, फ़ौजी साजो सामान को, हथियारों को बरूए कार लाकर उन्होंने इन रियासतों पे कब्ज़ा करने की पॉलिसी को शुरू किया। तो चूँकि ताकत का तवाज़ुन उस तरीके से नहीं था तो पाकिस्तान की पोजीशन उसमें निस्बतन कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिस हद तक जा सकता था चीज़ों को बैलेंस करने में इसने बहुत कोशिश की। लेकिन 9 नवंबर 1947 को हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें भेज के जूनागढ़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और ये जो दरमियान का तकरीबन 1.5 महीना बनता है, यानी 1.5 महीने से भी ज़्यादा, 15 सितंबर से लेके 9 नवंबर तक ये रियासत के जितने इदारे थे जूनागढ़ में उनके ऊपर पाकिस्तान का परचम लहराता रहा है और रियासत जूनागढ़ इस अरसे में अमलन
पाकिस्तान का हिस्सा रही है। तो जो इंडिया ने कब्ज़ा किया है वो उसने रियासत के जूनागढ़ होते हुए उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि वो इल्हाक़ पाकिस्तान के बाद कब्ज़ा किया गया। तो इसलिए बुनियादी तौर पे ये जो जूनागढ़ के ऊपर कब्ज़ा था ये डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक था और पाकिस्तान की एक टेरिटरी को कब्ज़े के अंदर लिया गया। और जो ताल्लुक़ है जहाँ तक उस इल्हाक़ की दस्तावीज़ का जो कायदे आज़म के साथ सॉवरन ऑफ जूनागढ़ ने साइन की थी, उसका ये है कि अभी भी जो इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जब तक वो इल्हाक़ की दस्तावीज़ इंटैक्ट है तब तक लीगली जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और उसकी मिसाल वो ये देते हैं कि हमारे यहाँ जैसे आप आम तौर पे देखते हैं कि ज़मीन जो है उसका कोई हिस्सा, वो मरला हो, कनाल हो, एकड़ हो, जितनी भी हो, उसका लीगल मालिक कोई और होता है, यानी उसकी रजिस्ट्री या इंतकाल किसी और के नाम पे होता है, लेकिन उस पर काबिज़ कोई और होता है। अब जो काबिज़ होता है वो क़यामत तक काबिज़ ही कहलाएगा, इसलिए कि वो जगह, ज़मीन का वो टुकड़ा कानूनी तौर पे उसका नहीं है। क्यों? कि उसकी रजिस्ट्री, उसका इंतकाल एक कानून के तहत किसी दूसरे बंदे के नाम पे है। और जब कभी भी इंसाफ होगा, जब कभी भी अदल होगा और कोई भी फोर्स आके अदल करेगी, तो जाहिर है कि वो काबिज़ को वहाँ से हटाएगी और जो उस लैंड का सही मालिक है, जिसके नाम पे वो कानून के मुताबिक है, वो उसको मुंतकिल हो जाएगी। यानी धौंस धांधली के ज़रिए जब तक काबिज़ बैठा है वो तब तक उसके ऊपर बैठा है, लेकिन जब अदल होगा या हक़ लेने वाला अपना हक़ लेने के काबिल होगा, वो जाके उसके ऊपर अपना हिस्सा लेगा। तो जूनागढ़ के केस की यही मिसाल है कि जो उसकी कानूनी दस्तावीज़ है, यानी आप उसको पटवार की ज़ुबान में कह सकते हैं, मालियात की ज़ुबान में, ममाल की ज़ुबान में आप कह सकते हैं कि उसका जो रजिस्ट्री है कानूनी तौर पे इंटरनेशनल कवानीन के तहत वो पाकिस्तान के नाम पे है, लेकिन धौंस के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, कब्ज़े के ज़रिए उसके ऊपर हिंदुस्तान काबिज़ है। तो रियासत जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान का कानूनी हक़ है। और आज तक भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो जूनागढ़ है, ये इशू हमेशा मौजूद रहा है। जूनागढ़ का इशू अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे के अंदर शामिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि जैसे हम अपने नज़रिए से दूर जाते गए, जैसे हम अपनी उस असल से दूर जाते गए जिस बुनियाद पे हमने पाकिस्तान हासिल किया था, और ऐसे हुक्मरान काबिज़ हो गए जिनका एजेंडा नज़रिए पाकिस्तान नहीं था, बल्कि उनका एजेंडा नज़रिए पाकिस्तान के अलावा कुछ था। तो इस तरह के जो मसाइल थे, मनावादर था, जूनागढ़ था, हत्ता कि ख़ुद कश्मीर भी ये पस मंज़र में जाते गए। और जो हमारे मकामी मसाइल थे, छोटे छोटे गैर ज़रूरी मसाइल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर ली। लेकिन अभी इस मसले को जो एक बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है वो इस चीज़ से मिली है कि जो रीसेंट गवर्नमेंट ने दोबारा से पाकिस्तान का जो नया नक्शा जारी किया है, उस नक्शे के अंदर जूनागढ़ को भी शामिल किया गया है। तो इस वजह से दोबारा एक मरतबा ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली ये इशू हाईलाइट हुआ है, लोगों की नज़र के अंदर आया है। एक अहम नुक्ता जिसकी तरफ मैं ना सिर्फ पाकिस्तान के यूथ की और अवाम पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा, बल्कि मैं पॉलिसी मेकर्स को भी, फ़ैसला साज़ों को भी उस तरफ मुतवज्जे करना चाहूँगा कि जो रियासत जूनागढ़ है, ये आज भी इसका मुआहदा जो पाकिस्तान के साथ है वो नवाब के ज़रिए है, क्योंकि नवाब सॉवरन था जिसको इंटरनेशनल लॉ सॉवरन मानता था, ख़ुद मुख्तार। और सॉवरन जब मैं कहता हूँ तो वो अपनी पूरी
लेटर एंड स्पिरिट के साथ जिस तरीके से उसको इंटरनेशनल लॉ में सॉवरन को डिफ़ाइन किया गया है या पॉलिटिकल थ्योरीज़ में जिस तरीके से सॉवरन को डिफ़ाइन किया गया है, वो सॉवरन था, उसके पास ये इख्तियार था कि वो किसी के साथ भी ये कर सकता है फ़ैसला। तो पाकिस्तान का हिस्सा जूनागढ़ नवाब की दस्तावीज़ की इल्हाक की दस्तावीज़ से है, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से है। तो इसका एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस कदर आप किसी तहरीक को स्ट्रेंथन करेंगे उस कदर आपका वो इशू स्ट्रेंथन होगा, और जिस कदर आप उस तहरीक को कमज़ोर करेंगे, वीकन करेंगे, उसी तरह आपका वो इशू भी, आपका वो केस भी कमज़ोर होता जाएगा। पाकिस्तान में इस ज़रूरत को महसूस किया जाना चाहिए कि चूँकि जूनागढ़ नवाब के ज़रिए पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसलिए जिस कदर आप यहाँ पे नवाब को मजबूत करेंगे उसकी से होगी, उसी कदर जूनागढ़ का इशू जो है वो आपका अलाइव रहेगा। और जिस कदर आप नवाब को कमज़ोर करेंगे उसी कदर जो जूनागढ़ का इशू है ये कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए कि तहरीक जूनागढ़ का मतलब है वो नवाब जिसके साथ आपके इल्हाक की दस्तावीज़ पे दस्तखत हैं, जिसने अपनी रियासत को आपके साथ मुल्हिक किया है, उसका इल्हाक किया है। तो इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस बात की कि इस इशू को सामने लाया जाए। और जिस तरीके से जो बाकी मीडिया तो खैर एक टोटली कमर्शलाइज्ड मीडिया है, फिर आगे उसमें बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है और अपने अपने उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ रियासती मीडिया का है तो रियासती मीडिया को ज़रूर जूनागढ़ का इशू, वो चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, बाकी ज़राए हों, उसमें उनको इसे आगे रखना चाहिए। और जो यूथ है उनसे भी मैं ये तहसीन भी करूँगा कि इससे पहले भी आज तक अगर इस इशू को अलाइव किया है तो वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बैठे हुए मुहिब्बे वतन नौजवानों ने किया है। और आज भी अगर ये इशू अलाइव रह सकता है, हुक्मरानों के दरवाज़ों पे दस्तक दे सकता है, तो वो आप नौजवान हैं जो इस तरह के इश्यूज़ को उठा के रख सकते हैं, इसके बारे में लोगों की तवज्जो आप मबजूल करवा सकते हैं। जो हमारा सरकारी निसाब तालीम है उसमें आपको कहीं भी जूनागढ़ का ज़िक्र जो है वो नहीं मिलता। एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक भी जो मुताले पाकिस्तान है या उसके अंदर कहीं भी जूनागढ़ का ज़िक्र नहीं है। लेकिन जिसको आप और मैं हम सब बैठ के ताने देते हैं कि जी जो इंटरनेशनल सिलेबस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में आप बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें सुनते करते हैं, तो आप अगर ओ लेवल्स की, जो कि हमारे ग्रेड 10th के बराबर है, आप मैट्रिकुलेशन के बराबर है, अगर आप ओ लेवल्स की जो उनकी पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान की तारीख़ के मुतल्लिक जो किताब है उसमें देखें तो जूनागढ़ जो है वो पढ़ाया जाता है, उसके अंदर उसमें शामिल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर ख़ुद ही अपनी कमज़ोरियाँ पैदा कर लेते हैं। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को जो हमारे हक़ हैं, हमारे क्लेम हैं, वो समझाने चाहिए कि जिस तरीके से कश्मीर है या मानावदर है या जूनागढ़ है, इनके ऊपर पाकिस्तान का क्या क्लेम है। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे रियासत बहावलपुर है, जैसे रियासत सवात है, जैसे हुन्ज़ा है, जैसे रियासत जूनागढ़ है, जैसे रियासत कलात है, जैसे रियासत मकरान है, इन रियासतों का किस तरीके से पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ, और वो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक किया उनका किस तरीके से उन प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के साथ इल्हाक हुआ। और जो मुतनाज़ा इलाके हैं जैसे कश्मीर है, जैसे हैदराबाद दक्कन है, जैसे जूनागढ़ है, इनका तनाज़ा क्या है बुनियादी तौर पे इन प्रिंसली स्टेट्स का, यानी जिनको सॉवरन हुक्मरान जो अंडर द ब्रिटिश अम्ब्रेला
जिस पे वो हुक्मरान थे। तो ये किस तरीके से इनके तनाज़े खड़े हुए, इनके लीगल इश्यूज़ क्या थे। तो ये मेरे ख़्याल में एक बड़ी बेसिक सी, बड़ी बुनियादी बातें हैं जो हर तारीख़ के तालिब इल्म के इल्म में होनी चाहिए, उनकी मालूमात के अंदर होनी चाहिए। ये हमारी एक पॉलिटिक्स को ये चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन करती हैं। यानी आज तक इंडिया और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा तनाज़ा रहा है पानी के अलावा, वो मसले कश्मीर के ऊपर रहा है। और कश्मीर का तनाज़ा जो है वो किस तरीके से एक प्रिंसली स्टेट्स के तनाज़े से एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तब्दील हुआ। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये आपको एक बहुत बड़े तारीख़ के दरीचे आपके ऊपर खोलती है, आपको उससे रूशनास कराती है। तो इन चीज़ों से हमें आगाही हासिल करनी चाहिए। हमारे पास आर्ग्यूमेंट आता है अपने केस के हक़ में दलील देने के लिए, और अपना जो हक़ है उस हक़ को हासिल करने के हम करीब चले जाते हैं। तो मेरी तमाम पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों से, पॉलिसी साज़ों से भी ये गुजारिश है कि इस तरह के इश्यूज़ को खुदारा पस पुश्त न डाला जाए। आपके बाकी जो डेली रूटीन के जो पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल स्कैंडल्स हैं, आप उनकी ज़रूर बात करें, लेकिन जो हमारी असल इश्यूज़ हैं, हमारी टेरिटरी के इश्यूज़ हैं, हमारी ज़मीन के जो मसाइल हैं, उनको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उनके ऊपर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए और उनको हमें ज़रूर ज़िंदा रखना चाहिए। और मैं यूथ से भी जाते हुए ये गुजारिश करूँगा कि आप इस इशू को स्टडी करें, इन डेप्थ इसको देखें, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखें, इसके लीगल एस्पेक्ट्स देखें, इंटरनेशनल लॉ में इसका क्या एस्पेक्ट है उसको देखें, इन चीज़ों के हमारी सोसाइटी पे, हमारी पॉलिटिक्स पे क्या असरात हैं, इन चीज़ों को देखें और इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें कि अगर जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, जो 300 माइल से भी ज़्यादा उसकी जो कोस्टल लाइन है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी बंदरगाहें, आज भी जिस बंदरगाह से बहुत ज़्यादा तिजारत हिंदुस्तान में होती है बहरा अरब में, वो वेरावल की बंदरगाह है जो जूनागढ़ के अंदर थी। तो इन सब ये सारे पोटेंशियल्स अगर पाकिस्तान के पास आते हैं तो एक बंदरगाह कराची से आपने इतना कुछ हासिल किया है, इस मुल्क ने इतनी तरक्की की है, इतना फ्लरिश हुआ है, एक पोर्ट का आप पे इतना बड़ा एहसान है, गवादर आप पे इतना बड़ा एहसान करने जा रहा है। तो अगर वेरावल जैसी इस तरह की भी बंदरगाहें पाकिस्तान के पास हों तो पाकिस्तान कितना फ्लरिश कर सकता है, कितनी डेवलपमेंट हो सकती है, कितनी एजुकेशन आ सकती है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है और हमारी इकॉनमी के अंदर इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अपने इश्यूज़ पे नज़र रखें, अपनी तारीख़ पे नज़र रखें, अपने हक़ को कभी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।